हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईबीएस के बायोखंड से भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में बनेंगे। इसमें जानेंगे हम पोषण, साथ ही जानेंगे भोजन एवं उसके अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज तत्व, रेशा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पोषण दो प्रकार का होता है, जीवों में दो प्रकार का पोषण पाया जा रहा है सजीवों में। एक तो स्वपोषित प्रकार का। स्वपोषी प्रकार का तात्पर्य है कि वह सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, स्वपोषी कह रहे हैं। जैसे स्वपोषी में कौन कौन आ रहा है, शैवाल आ रहे हैं, हरे पेड़ पौधे आ रहे हैं, इसमें शैवाल को शामिल किया जा रहा है। शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है और यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, इनमें पोषण कैसा है, स्वपोषी प्रकार का पोषण है। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी में प्रकाश स्वपोषी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी में कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, अगर दूसरी प्रकार से परपोषी में देखा जाए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, उनमें पोषण किस प्रकार का पाया जा रहा है, परपोषी या विविध पोषी प्रकार का पाया जा रहा है, अर्थात इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। तो जैसे प्राणी संपोषण में मानव आ जाएगा, जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे। जैसे इसमें एक प्रकार से जो प्राणी संपोषण होगा, जैसे प्रश्न किया जाए कि मानव में किस प्रकार का पोषण पाया जा रहा है, तो आप बताएंगे प्राणी संपोषण प्रकार का पोषण पाया जा रहा है। मानव कैसा है, परपोषी है। इसमें एक क्रियाएं होंगी 5 प्रकार की, जैसे वो क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा, भोजन को अंतर्ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद उसका अवशोषण करेगा, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण करेगा, इसको हम पाचन में पढ़ेंगे, फिर उसको परित्याग करेगा। वहीं परजीवी प्रकार का पोषण किसमें होगा, इसमें जीवाणु आएंगे और कवक आएंगे, मृतोपजीवी में कवक आएंगे, कुछ जीवाणु आएंगे, कवक आएंगे, और कुछ जीवाणु में क्या होगा, मृतोपजीवी प्रकार का पोषण होगा। इसको पिछली वीडियो में हम लोगों ने परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी इत्यादि की बातें हम लोग कर चुके हैं। जैसे कुछ में विशेष प्रकार के पोषण पाए जाएंगे या स्वपोषी होंगे, कीटभक्षी क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ विशेष प्रकार का पोषण पाया जाएगा। जैसे कीटभक्षी पौधे जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होगी वहां उगते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक कीट पतंगों का भक्षण कर उसको अपघटित करके उससे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कीटभक्षी में क्या आ जाएगा, एक पौधा है नेपेंथिस आ जाएगा, नेपेंथिस, यूट्रिकुलेरिया आ जाएगा, कुलेरिया, ड्रोसेरा आ जाएगा, डायोनिया आ जाएगा। ये सारे पौधे क्या हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। और कीटभक्षी में नेपेंथिस जैसे हैं, ये अपनी पत्तियों को घट में बदल लेगा ताकि उसमें कीड़े आके फंस जाएं और उसे क्या करें, अपघटित करके उससे नाइट्रोजन प्राप्त कर ले। ऐसा कीटभक्षी पौधा जो अपनी पत्तियों को घट में बदल लेगा उसे हम क्या कहेंगे, घटपर्णी कहेंगे, घटपर्णी। ऐसा कीटभक्षी पौधा जो अपनी पत्तियों को ब्लेडर में बदल
लेगा अर्थात ब्लेड के आकार में कर लेगा, उसे हम क्या कह देंगे, ब्लेडर बर्ड कह देंगे, ब्लेडर बर्ड कह देंगे। अधिपादप में, अधिपादप ऐसा पौधा है या भी सौपोषी होता है, लेकिन इसे किसी दूसरे पौधे की सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे इसका अधिपादप का एग्जाम्पल क्या है, आर्किड, आर्किड। सहजीवी इत्यादि के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर उसके बारे में आपको पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ खोज सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भोजन एवं उसके अवयव। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। कार्बोहाइड्रेट, वसा से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिल रही है और वसा से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है, तुरंत ऊर्जा, इसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो तुरंत ऊर्जा मिलती है। वहीं अगर वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन किस प्रकार की ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूप में हमें मिलता है। अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप करेंगे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, वृद्धि विकास के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, तो इसका एक शब्द लिख देंगे, क्या है, ये निर्माण करता है, शरीर के निर्माण में भाग ले रहे हैं। वहीं विटामिन क्या कर रहे हैं, विटामिन, विटामिन अगर पूछा जाए तो रोधी पदार्थ हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। इसको एक शब्द देंगे, क्या है, विटामिन रोधी पदार्थ है। वहीं खनिज तत्व क्या कर रहे हैं, उपापचयी क्रियाओं को का नियंत्रण कर रहे हैं। उपापचयी क्रियाओं का, इन सब को हम आगे पढ़ेंगे। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, क्रियाओं का नियंत्रण। वहीं रेशा क्या है, हम कह सकते हैं आहार नाल की सफाई करता है। रेशा, फाइबर, हमें फाइबर युक्त भोजन लेना चाहिए। जैसे आटा जो खाएं, चोकर युक्त खाएं, जो अनाज के छीलन होते हैं, छिलके होते हैं, उसका उपयोग करें। जैसे गाजर खाएं, इन सब में रिच फाइबर पाया जाता है। तो रेशा क्या कर रहा है, आहार नाल की कह सकते हैं, आहार नाल की सफाई करता है। साथ ही यह पाचन में क्या है, सहायक है, पाचन में सहायक है, ये अपच नहीं करता है, पाचन में सहायक है। और जल तो जानते ही सभी जो देख रहे हैं, जल में ही क्या है, मिले हुए हैं। हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न आए तो ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस प्रकार की मिल रही है, तुरंत ऊर्जा, शीघ्र ऊर्जा मिलती है। इसको सेवन करने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, शीघ्र ऊर्जा मिलती है। C6H12O6 इसका फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1:2 के अनुपात में कार्बन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 के अनुपात में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड उसे कहेंगे जिसमें ग्लूकोज का एक अणु भाग लेगा, उसे हम क्या कह देंगे, मोनोसेक्राइड कह देंगे। डाइसेक्राइड कहेंगे ग्लूकोज का 2 अणु भाग लेगा, अर्थात मोनोसेक्राइड के 2 अणु भाग लेंगे, उसे हम डाइसेक्राइड कह देंगे। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में ग्लूकोज के 10 या 10 से अधिक कह सकते हैं, 10 से अधिक अणु भाग लेंगे, उसे हम पॉलीसेक्राइड कह देंगे। जैसे प्रकार आप क्या करेंगे, 3 मानेंगे। वहीं ओलिगोसेक्राइड क्या है, ओलिगोसेक्राइड में ग्लूकोज के 2 से 10 अणु भाग लेंगे, 2 से 10 अणु भाग लेंगे। जैसे ग्लूकोज के अगर 1 अणु भाग ले रहे हैं तो उसे मोनोसेक्राइड कहा जा रहा है, 2 अणु भाग ले रहे हैं डाइसेक्राइड कहा जा रहा है, वहीं 3 अणु भाग ले रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड कह रहे हैं, 4 अणु भाग ले रहे हैं तो उसे हम टेट्रासेक्राइड कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड, इसमें क्या प्रश्न बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मुख्यतः क्या हैं, तो आप बता पाएंगे कि 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कुछ किताबों में यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड भी लिखा रहता है, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
ध्यान रखेंगे। मोनोसेक्राइड, हम बात करेंगे किसकी? नंबर 1 क्या है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? इसमें ग्लूकोज का एक अणु भाग लेता है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मोनोसेक्राइड कह रहे हैं। जैसे मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसे हम रुधिर शर्करा भी कहते हैं, रुधिर शर्करा। अगर पूछा जाए एग्जाम में रुधिर शर्करा किसे कहते हैं, तो आप बता पाएंगे कि ग्लूकोज को रुधिर शर्करा भी कहा जाता है। फ्रक्टोज ये क्या है? फल की शर्करा है, फल की शर्करा है, जो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। अगर प्रश्न आए कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा क्या है, तो आप बताएंगे फ्रक्टोज है, प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा। वहीं ग्लैक्टोज अगला है, ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर कहते हैं, या मस्तिष्क की शर्करा अगर आए तो कर ले जाएंगे। मस्तिष्क की शर्करा किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्या? ग्लैक्टोज को कहा जाता है ब्रेन शुगर, या कह देंगे ब्रेन शुगर। जैसे प्रश्न आए कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है, तो क्या बताएंगे? फ्रक्टोज है, फल की शर्करा है। लेकिन मधुमेह के रोगी के लिए भोजन में मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमेह के जो रोगी हैं, डायबिटीज के, शुगर के रोगी हैं, जिन्हें चीनी वगैरह अर्थात शर्करा नहीं लेना चाहिए, उन्हें क्या कहा जा रहा है? उन्हें मिठास के लिए सैक्रिन का उपयोग करते हैं, या कृत्रिम शर्करा है। सैक्रिन क्या है? एक कृत्रिम शर्करा है, और शर्करा से भी मीठी है, शर्करा से भी मीठी है, 235 गुना तक मीठी है। क्या? यही शर्करा सैक्रिन। लेकिन यह क्या है? यह किंतु एक शर्करा नहीं है, मीठी तो है लेकिन शर्करा नहीं है। क्लियर है बात? आप कर ले जाएंगे, तीनों एग्जाम्पल याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं? आप बता पाएंगे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स हैं। डाइसेक्राइड, जैसे माल्टोज है, माल्टोज अंकुरित अनाज की शर्करा, अंकुरित अनाज की शर्करा। जैसे हम गेहूं रख दें भिगो करके, या चना रख दें, या मूंग रख दें, तो उसमें अंकुरण हो जाता है, उसमें भी शर्करा पाई जा रही है, उसे हम माल्टोज कह रहे हैं। गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कह रहे हैं। लैक्टोज, दूध की शर्करा को हम कह रहे हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के बारे में जाने, जैसे पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? जैसे सेलुलोज। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वनस्पतियों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज, जैसे वनस्पतियों की जो कोशिका भित्ति होती है, वनस्पतियों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल-वॉल। कोशिका भित्ति किसे बनी होती है? पहले वीडियो में इससे पहले जाएंगे तो आप वहां चर्चा की गई है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। स्टार्च कहाँ मिल रहा है? चावल में मिल रहा है, चावल। आलू में भी मिल रहा है। वहीं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जैसे यकृत क्या करता है? ग्लूकोज की अधिकतम मात्रा को, जैसे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या करता है? यकृत, लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को क्या करेगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा। तो ग्लाइकोजन यहाँ पर क्या है? संचित ऊर्जा है। अगर आए तो संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा के काम करेगा। काइटिन, जैसे कवकों, जो कवक हैं उनकी कोशिका भित्ति कैसी बनी है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? स्टार्च के रूप में या संचित ईंधन का काम करता है, स्टोर रहता है, जरूरत पड़ने पर काम करता है। जैसे सेलुलोज के रूप में जो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, प्रश्न आ सकता है। वसा में बदलकर संचित भोजन का काम करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वसा, वसा वसा भी कार्बन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यौगिक है। उसी प्रकार से वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या हैं? यौगिक हैं। इससे भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। और ऊर्जा कैसी मिलती है? संचित ऊर्जा मिलती है,
संचित ऊर्जा जो स्टोर रहती है और शरीर को जरूरत पड़ने पर इस ऊर्जा को काम में लाया जाता है। वसा के कार्य क्या हैं? यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, चोटों से बचाने का काम करती है। वहीं त्वचा को रूखी नहीं होने देती, जो त्वचा रूखी हो जाती है तो रूखी नहीं होने देती है, और त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। ये स्रोत क्या है? इसके स्रोत दो प्रकार के हैं, कह सकते हैं वनस्पति वसा और जंतु वसा। जैसे सरसों का तेल क्या है? जो वनस्पतियों से वसा प्राप्त कर रहे हैं उसे हम वनस्पति वसा कह रहे हैं, जैसे सोयाबीन का तेल। जंतु वसा जैसे घी, मक्खन, दूध, चर्बी इत्यादि क्या है? वो जंतु वसा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रोटीन। हम लोग पढ़े प्रोटीन क्या है? शरीर के निर्माण में सहायक है, कह सकते हैं निर्माण का कार्य कर रहे हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं। कोशिका का लगभग 14% भाग क्या है? प्रोटीन है। वहीं मृत और सूखी कोशिका की बात करें तो 55% भाग क्या है? प्रोटीन का होता है। कार्य लिखा ही है, शरीर में वृद्धि और विकास करना और शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना। रोग याद करेंगे, रोग क्या हो जाएगा? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर रोग हो जाता है। बच्चों का जो हाथ पांव होगा, बच्चों का हाथ पांव टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा, और पेट बाहर निकल आता है, पेट बाहर निकल आएगा। वहीं मेरास्मस क्या है? बच्चों की मांसपेशियां क्या होंगी? ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां बच्चों की क्या होंगी? ढीली हो जाएंगी। उसे हम क्या कह रहे हैं? मेरास्मस कह रहे हैं। मांसपेशियां ढीली, मांसपेशियां इसमें ढीली हो जाती हैं, याद रखेंगे क्वासियोरकर मेरास्मस रोग। स्रोत क्या है? सोयाबीन, जितनी दालें पाई जा रही हैं उसमें आपको प्रोटीन मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, पनीर, अंडा, मछली, मांस इत्यादि में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन, विटामिन से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में बनेंगे? जैसे पूछा जाएगा कि इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाला रोग क्या है और इस विटामिन के स्रोत क्या हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे। जैसे इसका नामकरण विटामिन का कौन किया था? फंक ने किया था। विटामिन है क्या? विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हम कह सकते हैं, या रोधी पदार्थ हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ए, डी, ई, के, पी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। वहीं जल में घुलनशील विटामिन क्या है? बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। विटामिन ए, इसमें पूछा क्या जा सकता है? विटामिन ए में, विटामिन ए इसे क्या कहा जा रहा है? रासायनिक नाम पूछ सकता है तो आप बताएंगे रेटिनॉल। देखिए विटामिन से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे? विटामिन में रासायनिक नाम से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न बनेगा फला विटामिन से कौन सा रोग हो रहा है, रोग से संबंधित प्रश्न बन सकता है। और आ सकता है इसके स्रोत क्या है। कमी से रोग क्या हो रहा है? रतौंधी, रतौंधी रोग होगा। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, या ड्राई आई, ड्राई आई भी हो जाएगा। आंख क्या होगी? सूखी हो जाएगी। स्रोत क्या है? स्रोत से भी प्रश्न आता है। स्रोत कह सकते हैं पीले फल, ज्यादातर जो पीले फल हैं, पके पीले फल, पीले फल इसके क्या हैं? स्रोत हैं, पके पीले फल। जैसे पपीता, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, मछली का तेल, अंडा, ये सारे क्या हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विटामिन डी, रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम याद रखेंगे विटामिन डी का। कैल्सीफेरॉल,
इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। धूप का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? बच्चों में क्या हो जा रहा है? रिकेट्स हो जा रहा है। रिकेट्स देख रहे हैं बच्चों में, रिकेट्स, रिकेट्स का मतलब है हड्डियां क्या होगी? टेढ़ी हो जाएंगी। और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जा रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है? हड्डियां टेढ़ी हो जा रही, दिखाई ही पड़ रहा होगा। स्रोत क्या है विटामिन डी के? सूर्य की पराबैंगनी किरणें, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, मछली, मांस, ये क्या है? विटामिन डी के स्रोत हैं। काफी लोग क्या करते हैं? धूप नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करेंगे? विटामिन डी की गोली खा लेंगे, क्योंकि कहीं धूप में निकलेंगे। धूप ये नहीं कि दोपहर में, जून वाली धूप में आप 12 बजे विटामिन डी लीजिए, सुबह की आप विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल, याद रखेंगे टोकोफेराल। इसे कहा क्या जा रहा है? इसे प्रजनन का विटामिन कहते हैं। प्रजनन का विटामिन, विटामिन ई को क्या कहा जा रहा है? प्रजनन का विटामिन। दूसरा क्या कहा जा रहा है? सौंदर्य का विटामिन कहा जा रहा है, ब्यूटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। किसे? अगर प्रश्न आएगा कि ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन या प्रजनन का विटामिन किसे कहा जाता है, आप क्या बताएंगे? विटामिन ई को कहा जाता है। इसकी कमी से रोग क्या होगा? इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी संबंधित रोग हो जाएगा, जैसे पुरुषों में नपुंसकता हो जाएगी, महिलाओं में बाझपन हो जाएगा। स्रोत क्या है इसके? जो रिच स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज। पालक में भी मिलेगा, बादाम खाइए, मूंग में भी मिलेगा, शलजम, गन्ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, मशरूम, अंडों की जर्दी, मछली इत्यादि में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। कमी से रोग क्या होगा? विटामिन के की कमी से क्या रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। इसकी कमी से क्या रोग होगा? रक्त का थक्का न बनना। ये क्या करता है? रक्त के थक्का बनाने में सहयोग करता है। क्या? कौन सहयोग करता है? विटामिन के करता है। इसके स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, चुकंदर, पनीर, सोयाबीन, गोभी, अंडा, मछली, ये सारे क्या हैं? विटामिन के स्रोत हैं। अब हम लोगों ने अभी बातें की वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी1 को पहले सबसे सर्वप्रथम इसी को खोजा गया था, चावल के छिलके से इसे खोजा गया था। पहला विटामिन यही खोजा गया था। बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से रोग क्या हो जा रहा है? बेरीबेरी। बेरीबेरी हम 3 रोगों को संयुक्त रूप से कहते हैं, जैसे तंत्र की कोशिकाएं क्या हो? बिगड़ जाएं, जो तंत्रिका तंत्र की पेशियां हैं उनमें कार्य करने में बदलाव आ जाए, अर्थात कार्य करने में बिगड़ जाए। जैसे अगर बिगड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? लकवा की आशंका हो जाएगी, लकवा की आशंका हो जाएगी। वहीं दूसरा, जैसे हृदय की पेशियां छीड़ होने से दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, दिल की धड़कन बंद। तीसरा है जैसे अपच व कब्ज बना रहेगा, अपच व कब्ज। तो इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? बेरीबेरी कहते हैं। इसे हम संयुक्त रूप से क्या कह रहे हैं? बेरीबेरी कह रहे हैं। इसके स्रोत क्या हैं? अनाज के छिलके हैं, अनाज के छिलके, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवा, अंडा, सोयाबीन, मछली, मांस क्या है? विटामिन बी1 के स्रोत हैं। वहीं दूसरा विटामिन है बी2। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम लोग कितने विटामिन पढ़ते हैं? हम लोग बात करेंगे राइबोफ्लेविन या रिबोफ्लेविन, कोई दिक्कत नहीं है। किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन बी2 की कमी से क्या हो जा रहा है? किलोसिस रोग हो जा रहा है। किलोसिस क्या है? अगर किलोसिस पूछा जाए, मुंह के जो कोण होते हैं, ये कोण क्या होते हैं? फट जाते हैं। मुंह के कोण फट जाएंगे, मुंह के कोण फट जाते हैं इसमें।
और क्या हो सकता है? और हो सकता है कमजोर, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, त्वचा व आंखों में जलन होगी, सिर दर्द बना रहेगा, ओठों और नाकों पर पपड़ीदार त्वचा हो जाएगी। किसकी विटामिन कमी से? B2 की। लेकिन मुख्य आप क्या याद करेंगे? कीलोसिस याद करेंगे। कीलोसिस क्या है? मुंह के कोण फट जाते हैं। इसके स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, अंडा, मछली, मांस क्या है? इसके स्रोत हैं B2 के। विटामिन B3 यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। विटामिन B3, देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम किताबों में, हम कह सकते हैं गाइडों में यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? निकोटिनिक एसिड, जो गलत है। जो क्या है? गलत है। इसको हम सही क्या बोलेंगे? पेंटाथोनिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटाथोनिक एसिड। ये प्रूव्ड है आयोग के द्वारा। मैंने लिख दिया कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं इस बात को लिखता तो आपको लिखता कि किताब में दूसरा दिया गया है, आप दूसरा कुछ बता रहे हैं। तो ये क्या है? निकोटिनिक एसिड, ये गलत है, गाइडों में लिखा गया है। लेकिन जो एथेंटिक किताबों में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा पेंटाथोनिक एसिड मिलेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। इससे बीमारी क्या हो रही है? चर्म संबंधी रोग कह सकते हैं, त्वचा संबंधी बीमारी हो रही है, चर्म रोग हो जाता है। विभिन्न प्रकार के चर्म रोग B3 की कमी से होगा। इसमें मटर, मेवा, फलियां, दूध, अंडा, मछली, मांस का आप सेवन कर सकते हैं। इसके क्या है? ये स्रोत हैं। वही विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, ये भी किताब में यही लिखा गया है। गाइड में, जो गाइडों में लिखा गया है ये सही नहीं है। इसको सही क्या बोला जा रहा है? नियासिन, जो प्रूव्ड है एथेंटिक किताबों में, और आयोग ने भी इसी नियासिन को ही माना है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। आप क्या बोलेंगे? नियासिन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना होइएगा। इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो रहा है, कह सकते हैं चर्मदाह रोग हो जाता है। और स्रोत क्या है? गन्ना, अनाज, शकरकंद, मूंगफली, दूध, अंडा, मांस है, इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। कमी से रोग क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है, कह सकते हैं रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त अल्पता रोग हो जा रहा है। वहीं इसका स्रोत क्या है? सब्जी, अनाज, दूध, मछली, जिगर, ईस्ट, मांस क्या है? इसके स्रोत हैं। वहीं B7 की बात करें, B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? बाल झड़ना रोग हो रहा है। अगर हम बात करें पालक, इसके स्रोत क्या है? पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मूंगफली, गेहूं, अंडा, मांस क्या है? इसके स्रोत हैं B7 के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विटामिन B9, इसके फोलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है, इसे विटामिन B9 भी बोला जाता है। इसकी कमी से रोग क्या हो रहा है? रक्त अल्पता, वही एनीमिया ही है, एनीमिया। तीनों विटामिन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तीनों विटामिन की कमी से एनीमिया ही हो रहा है। तीनों एक साथ नहीं आएगा, जैसे विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये तीनों एक साथ नहीं आएगा, नहीं तो क्या होगा? विवाद हो जाएगा। तीनों की कमी से मुख्यतः क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है। पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ईस्ट क्या है? इसके स्रोत हैं। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, रोग क्या हो रहा है? एनीमिया। दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस से हम विटामिन B12 को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब विटामिन C की बात करेंगे। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। रोग क्या हो रहा है? कमी से रोग हो रहा है स्कर्वी में मसूड़ों से क्या होता है? खून आता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे क्या कह रहे हैं? स्कर्वी कह रहे हैं। विटामिन C किसमें सहायक है? कह सकते हैं घावों के भरने में विटामिन C सहायक है। घावों के भरने में सहायक है विटामिन C। स्रोत क्या है?
नींबू कह सकते हैं, खट्टे फल इसके क्या हैं, स्रोत हैं, संतरा, आंवला, अमरूद, जितने खट्टे फल हैं उसमें क्या पाए जा रहे हैं, विटामिन सी पाए जा रहे हैं। जैसे विटामिन सी को अगर उबाल दिया जाए, उबालने से विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खनिज तत्व मिनरल्स की बात करते हैं। ये भोजन के अकार्बनिक घटक होते हैं जो शरीर के उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इनमें देख लेते हैं क्या प्रश्न इनसे बनेंगे। कैल्शियम, मानव शरीर में जो समस्त खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अगर खनिज तत्वों में मानव शरीर में पूछा जाए किस तत्व की प्रधानता होती है, तो कैल्शियम की मात्रा खनिज तत्वों में सर्वाधिक पाई जाती है। एक प्रश्न यहीं से बन रहा है। कार्य क्या कर रहा है, अस्थियों दांतों का क्या कर रहा है, निर्माण करने का कार्य करता है। दांत व हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। स्रोत क्या है, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, बाजरा, मक्का में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फास्फोरस, ये भी क्या कर रहा है, कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर अस्थियों दांतों के निर्माण में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। जैसे प्रश्न आए कि अस्थियों दांतों के निर्माण में सहायता करता है, ऑप्शन में कैल्शियम, फास्फोरस, और तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे दिया, तो आप क्या उत्तर देंगे, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों क्या करते हैं, अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायता करते हैं। कमी से रोग क्या हो रहा है, दांतों हड्डियां दुर्बल हो जाती हैं। स्रोत क्या है, सोयाबीन, सूरजमुखी, गाजर, दूध, अनाज इत्यादि क्या है, फास्फोरस के स्रोत हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम तथा फास्फोरस का उचित संतुलन एवं समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमी से रोग क्या हो रहा है, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है, इसमें प्रभावित होता है। ठीक ढंग से तंत्रिका नर्वस सिस्टम कार्य नहीं कर पाती है। स्रोत क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दूध, अंडा, मछली क्या है, इसके स्रोत हैं मैग्नीशियम के। आयोडीन, इसका अधिकांश मात्रा कहाँ मिल रही है, थायराइड ग्लैंड में मिल रही है, थायराइड ग्रंथि में मिल रही है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं थायराइड ग्रंथि आयोडीन के भंडार के रूप में कार्य करता है। आयोडीन के भंडार के रूप में कौन काम कर रहा है, थायराइड ग्लैंड कर रही है। कमी से रोग क्या हो रहा है, घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग कहाँ होता है, गले में होता है, गला फूल आता है, लटक जाता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, घेंघा रोग होता है। हमें क्या खाना चाहिए, स्रोत क्या है, आयोडीन युक्त क्या करें, भोजन खाएं, आयोडीन युक्त नमक खाएं, समुद्री भोजन खाएं, दूध एवं दूध से बनी वस्तुएं का सेवन करें। रेशा, अगला है रेशा। रेशा क्या करता है, रेशा है क्या, रेशा एक खुरदुरा पदार्थ है जो हम कह सकते हैं विभिन्न भोज पदार्थों में हमें मिलता है। जैसे स्रोत में लिखा ही है, जैसे चोकर सहित गेहूं का आटा खाना चाहिए, इसमें क्या है, फाइबर मिलता है, इससे आहार नाल की सफाई हो जाती है। यह फाइबर क्या करता है, भोजन को कब्ज नहीं बनने देता है और कब्ज या अपच की शिकायत नहीं होती है, इससे हम दूर हो जाते हैं। ये क्या है, खुरदरे पदार्थ के लिए, आहार नाल की सफाई करने के लिए, आहार नाल की सफाई करने के लिए खुरदरे पदार्थ के रूप में यह पाया जाता है। कमी से रोग क्या है, कमी से रोग गुर्दे की पथरी, आंतों में ट्यूमर हो जाता है। स्रोत क्या है, चोकर सहित गेहूं का आटा खाना चाहिए, उसका जो छीलन होता है उसको चाल करके फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, गाजर में प्रचुर मात्रा में मिल रहा है फाइबर, नाशपाती में बहुत से रिच फाइबर मिलता है, केला, चुकंदर, सेब, पपीता, अंगूर, खीरा, छिलके वाली दाल, दलिया इत्यादि में क्या है, फाइबर रिच मात्रा में पाया जा रहा है। इसको अगर भोजन में शामिल करते हैं तो हमें कब्ज या अपच की शिकायत नहीं होगी और आहार नाल की सफाई भी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल। मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, लगभग 65% पाया जा रहा है। कार्य क्या है, प्रकृति का सबसे उत्तम घोलक है ना। अन्य पदार्थों की अपेक्षा जल देर से गर्म या ठंडा होता है। जीवों में शरीर ताप का नियंत्रण करने का काम करता है जल।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सबसे मीठी शर्करा होती है, हम लोगों ने बातें की कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज की होती है, अर्थात कह सकते हैं फल की शर्करा सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। वहीं प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है कौन? फल की शर्करा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को, जिसे धूप का विटामिन कहते हैं, इसे क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी विटामिन है? हम लोगों ने पढ़ा ही, विटामिन क्या है? रक्त का थक्का बनने के लिए सहयोग करता है, सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।